गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन गुरुकुलम एकेडमी दिल्ली। गुरुकुलम एकेडमी दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो आने वाले प्रीलिम्स यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स है उसमें जो अपीयर होने वाले हैं स्टूडेंट्स वो कौन से अप्रोच जो फॉलो करें। एलिमिनेशन मेथड आपका नाम सुना होगा कि आईआईटी और एम्स वाले जो है काफी एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं और प्री निकाल लेते हैं। और जो आप दूर में जो वीडियो देख रहे हैं या कोई भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो तो पढ़ते तो बहुत है, कुछ हो सकता है रेगुलर 3-4 साल से अटेम्प्ट कर रहे हैं और कुछ फ्रेशर हो जो पहली बार 2024 के प्री में बैठने वाले हैं। तो एक पढ़ाई ही यूपीएससी के लिए जरूरी नहीं होती, एक स्ट्रेटजी जो होता है वो काफी जरूरी होता है। लेकिन मिस फॉर्चुनेट बोल रहे कि बहुत सारे कोचिंग्स वाले केवल मेंस पर ज्यादा फोकस करते हैं और इंटरव्यू देखे होंगे कि आपने जैसे ही सिलेक्शन होता है मॉक इंटरव्यू ज्यादातर जारी कर देते हैं और वो यह बताते हैं कि हमारे पास से पढ़ा था, जबकि इंटरव्यू में तो खेल खत्म हो चुका होता है, मेंस वो क्वालिफाई कर चुका होता है। आपको जो प्रीलिम्स है जहां पर 10 लाख बच्चे मतलब फॉर्म भरते हैं और 5 लाख तो अपीयर होते हैं, तो उनके लिए आपको कुछ स्ट्रेटजी अपना दिखाना चाहिए मीडिया में कि प्री किस तरह से क्वालिफाई करें। मेंस और इंटरव्यू में तो वैसे ही बच्चे कम होते हैं, आप दिखाएंगे इंटरव्यू की मॉक इंटरव्यू, उससे बच्चों का जो है लेवल कैसे बढ़ेगा, कैसे वो प्री के पास आ पाएंगे। तो सबसे बड़ा जो वो है मिस फॉर्चुनेट ही बोले, दुर्भाग्य बोले कोचिंग्स का कि वो केवल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स के मॉक इंटरव्यू पर फोकस करते हैं, जबकि अभी समय होता है कि प्रीलिम्स में क्या दिक्कत हुई और क्यों हिंदी मीडियम, अगर पर्टिकुलरली बात करें तो क्यों हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स नहीं निकाल पाते, उन सबको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए। और वैसे भी देख रहे हैं कि सारे कोचिंग्स वाले जो बच्चे हैं वो तो दिल्ली में बैठे हैं, उनको आप बता रहे हैं, लेकिन जो दूर में बैठे हैं जो रील्स देख रहे हैं आपका, वो किस तरह से अप्रोच अपनाएं ताकि प्री कोशिश कर सके, प्री निकाल ले। बाकी मेंस में तो अगर आप प्री निकाल लेते हैं, मेंस में बहुत सारी कोचिंग्स जो है दिल्ली आपको फ्री में रहने देगी और उसके साथ साथ तैयारी भी खुद कराएगी। तो हमारा यहाँ पर मकसद ये रहेगा कि इंटरव्यू और मेंस के लिए तो कोचिंग्स है, लेकिन प्री क्यों आखिर नहीं निकल पाता और किस तरह से अप्रोच लगाएं तो आप प्री क्लियर कर सकते हैं, इसमें हम आपकी थोड़ी मदद करना चाहेंगे। 100% तो कोई भी कोचिंग वाला नहीं बोल सकता कि अगर हम इस स्ट्रेटजी को अपनाएंगे तो आप प्री निकाल लेंगे, क्योंकि यूपीएससी एक अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम है। लेकिन फिर भी कुछ तो कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरह से अप्रोच आपको अपनाना चाहिए और किस तरह से आईआईटी एम्स वाले जो है अप्रोच लगाते हैं और कम टाइम में पढ़ करके प्री क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्री के पर्टिकुलरली प्री किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स। हालांकि जो एडवांस स्टूडेंट है वो तो कैसे भी करके कर ही लेंगे पहले से जो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है वो किस तरह से अप्रोच अपनाए और किस तरह से अटेम्प्ट को व्यर्थ ना जाने दे, केवल फॉर्म भी भरा होगा तो भी कुछ अप्रोच अपनाए, क्योंकि कुछ तो पढ़ा होगा आपने साल भर में, तो उसी नॉलेज को किस तरह से स्मार्टली यूज कर करके प्री क्लियर करे, तो ये हम देखेंगे। तो आप जानते हैं यूपीएससी प्री, इसमें 2 लेवल एग्जाम होते हैं, तो सब जो भी तैयारी करते हैं फैमिलियर हो चुके होंगे। 2 पेपर होंगे प्री के, एक बोला जाता है सी सेट और एक बोला जाता है जीएस और एक बोला जाता है सी सेट। यहां पर टोटल क्वेश्चन देखेंगे 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 1/3 का निगेटिव रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1/3 निगेटिव, 1/3 निगेटिव रहेगा। और यहां पर आप देखेंगे 80 क्वेश्चंस, ये भी 200 मार्क्स के, लेकिन यहां पर 1 क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और इसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है। तो आप देख सकते हैं यहां पर जीएस 100 क्वेश्चन रहेंगे और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, ठीक है। ये हो गया 1 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स रहेगा। जितना आप सही सही करते जाएंगे उतना आप प्रीलिम्स के करीब पहुंचते जाएंगे। तो आपने इतना तो आपको पता होगा। देखिए स्ट्रेटेजी वाइज कैसे हम प्री को ब्रेक डाउन करेंगे, जो 100 क्वेश्चन रहेगा उसको ब्रेक डाउन करके किस तरह से 60 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट मतलब सही करने की कोशिश करना है। 60 तो मैक्सिमम लिमिट हो गया, 60, 50, 40, 50 तक मान के चलिए, क्योंकि लास्ट ईयर के जो ट्रेंडिंग है आप देखे होंगे, हम ट्रेंडिंग कपड़े पहनते हैं, ट्रेंडिंग खाना खाते हैं,
ट्रेंडिंग गाने सुनते हैं, ट्रेंडिंग जो कल्चर रहता है वो अपनाते हैं। तो यूपीएससी के प्री में भी ट्रेंडिंग जो चल रहा है कि 50 क्वेश्चंस काफी हो गए, 50 से ज्यादा कट ऑफ जा ही नहीं रहे हैं। आप अगर 2018 से फॉलो करेंगे तो 50 क्वेश्चंस मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 50 क्वेश्चन यानी 100 मार्क्स आप देखेंगे 92, 93, फिर 83 और अभी तो 75 पॉइंट समथिंग आ गया। तो 50 क्वेश्चन चल रहा है। तो अगर आप ऐसे भी फॉर्म भर रहे हैं तो भी आप कोशिश कीजिए कि 50 क्वेश्चन तक सही बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यूपीएससी का केवल अटेम्प्ट देखने के लिए फॉर्म मत भेजिए, अगर आप भर दिए हैं तो थोड़ा सा आप अप्रोच लगाइएगा। तो यहां पर आपने देख लिया कि अभी सी सेट का अलग स्ट्रेटेजी चलेगा। सी सेट भी काफी यहां पर मुश्किलों भरा पेपर साबित हुआ है। 2023 में आपने देखा होगा, मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया है उसमें कि किस तरह से उसके जीएस में 145 मार्क्स आ रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स से क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो इसका हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इस 80 क्वेश्चन को हम ब्रेक डाउन कर देंगे कि किस तरह से पैसेज के क्वेश्चन आएगा, कितने मैथ्स के आएंगे और कितने रीजनिंग के आएंगे, और क्या अप्रोच करना है ताकि हमको 80 क्वेश्चन में से 28 तो कम से कम बना ले और इससे हमारा क्वालिफाई हो जाएगा। और क्वालिफाई करना है, प्रीलिम्स इज ओनली क्वालिफाई एग्जाम, इसमें आपको एक्सपर्टाइज नहीं दिखानी, इसमें कोई मार्क्स नहीं पूछेगा। अगर आपका रैंक 1 आ गया तो भी यहां पर कितने मार्क्स आए थे प्रीलिम्स से कोई नहीं पूछता। तो क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाइंग को क्वालिफाइंग रहने दे, और हर की स्ट्रेटजी अपनी अपनी होगी, लेकिन उसमें भी किस तरह से हम कम पढ़ करके कोशिश कर सके, यही होगा, कोशिश कर सके। एग्जैक्ट कोई भी कोचिंग वाला नहीं बताएगा, इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम देखेंगे कि जीएस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसी 100 क्वेश्चंस पर बात करेंगे। मॉक इंटरव्यू में आपने देख लिया होगा कि कई कई झोपड़ी से निकाल लिया या फिर किसी ने आईपीएस रहकर डबल फिर आईएएस ले लिया। दोनों तरह के वहां पर कैंडिडेट्स हैं। ऐसा नहीं है कि केवल झोपड़ी से आप निकालेंगे तो यूपीएससी ले लेंगे। आप दूसरा भी देखिए कि जो रैंक 1 है वो तो पहले से ही आईपीएस थे, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने निकाल लिया। तो यूपीएससी ये नहीं देखता आपकी जाति, धर्म, स्टेटस, गरीब अमीर, ये सब नहीं देखता। वो देखता है आपका उसके सिलेबस के लिए कितना एग्जाम्स और कितना आप उसके नॉलेज है। तो ये आप मत देखिएगा कि कोई बैकग्राउंड से, हालांकि चैलेंजिंग था, ऐसा नहीं है कि चैलेंजिंग था। उन्होंने उस जो कैंडिडेट दिल्ली नहीं आ पाते वो स्ट्रगल किया, ये तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो उसको धन्यवाद के पात्र है वो कैंडिडेट जिन्होंने वहां से निकाला है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूपीएससी उससे इंटरव्यू में ये नहीं पूछेगी कि तुम कौन से घर में रहते हो या फिर कहां से आ रहे हो। अगर ऐसा होता तो आईपीएस है उसको तो रिजेक्ट ही कर देती, और तुम तो ऑलरेडी सर्विस में, तो फिर क्यों दोबारा सेलेक्ट करती। नॉलेज पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हालांकि आईपीएस सर ने भी मेहनत की है और उन्होंने भी मेहनत की है, लेकिन सबसे जो मेन फोकस है यूपीएससी का वो आपके नॉलेज पे रहेगा। तो नॉलेज से हम यहां आते हैं इस सेक्शन पे, और 100 क्वेश्चन, इसी 100 क्वेश्चन से आपको लड़ाई लड़नी है। इसमें से अगर आपने 50 क्वेश्चन भी अप्रोच कर लिया तो समझ जाइए कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, और यहां पर आपके पास फिर कई दरवाजे खुल जाएंगे। कोचिंग्स वाले खुद आपको रखेंगे, कई सारे प्रोग्राम चलते हैं और खुद वो मेहनत करेंगे। हालांकि आपने पहले तो पढ़ा ही होगा, लेकिन उसी को और धार देंगे। लेकिन प्रीलिम्स के लिए दुर्भाग्य की बात है कि वो हेल्प नहीं करते हैं। प्रीलिम्स तो आपको खुद लड़ना पड़ेगा, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। तो ये देखिए 100 क्वेश्चन, तो इसी पे बात करेंगे। सी सेट का हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एक दो एग्जांपल्स भी लेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपको अटेम्प्ट करना है नहीं करना है, कैसे डिसाइड करना है उस 2 आवर के ड्यूरेशन में। और एक चीज और आप याद रख लीजिए, ये स्ट्रेटेजी जो है वो बदल जाएगी, रणनीति, अगर वहां पर पेपर का जो लेवल है वो इजी आता है या फिर मीडियम रहता है या टफ रहता है। ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी प्लानिंग, यही तो खास बात है यूपीएससी की कि आपने जो प्लानिंग बनाया है अभी वो वहां पर बदल भी सकता है। तो प्लान बी भी रखिएगा कि कभी कभी आपको 70-80 क्वेश्चन भी करने पड़ सकते हैं। अगर टफ आ रहा है तो आप 50 करिए, थोड़ा मीडियम है तो 60 करने की कोशिश कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि इस बार तो क्वेश्चन पेपर लाइटली है तो फिर 70-80 तक आपको करना पड़ेगा। तो सब कुछ इतना बताने के बाद भी सब कुछ आपको उसी दिन डिसाइड करना होगा, पर्सनली डिसाइड करना होगा। वहां पर कोई कोचिंग आपके पास जा नहीं पाएगा जब आप एग्जाम के अंदर होंगे। तो वहां पर आपका खुद का फीलिंग काम करेगा कि अरे ये पेपर तो नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा है तो नॉर्मल लग रहा है। तो फिर आपको 70 तक जाना पड़ेगा, थोड़ा मीडियम है 60 तक कोशिश कीजिए, 60 यानी पूरा पूरा सही करने का, ठीक है। और अगर टफ लग रहा है तो 50 मान लीजिए कि आपका लक्ष्य जो है 50। तो एक चीज याद रखिएगा, जो आपका 50 क्वेश्चंस करने हैं
या फिर 60 करने हैं या फिर 70 करने हैं, ये आपको उसी दिन होगा। हाँ, जो स्मार्ट स्टूडेंट है उनके लिए तो फिर उनको तो कोचिंग और टीचर की जरूरत नहीं, तो खुद निकाल लेते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो उतनी लाभ बेनिफिशियल नहीं होगी, क्योंकि तो 70 80 100 में 100 भी कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर 50 क्यों बोल रहे हैं, तो 100 में 100 भी कर सकते हैं, उनकी बात नहीं है, हम एवरेज स्टूडेंट को लेकर के चल रहे हैं। तो उस दिन होगा, अगर वो टफ है तो ये 50 करने की कोशिश कीजिए, आपका जो गोल है उसी दिन बदल जाएगा। अगर मीडियम आ रहा है 60 तक आप अप्रोच लगाएंगे, और कैसे लगाएंगे वो भी, ये 60 तो हमारा टोटल क्वेश्चन रहेगा उस 2 घंटे के दरमियान, लेकिन उसको भी कैसे पहुंचेंगे वो भी हम बताएंगे। लेकिन ये फाइनल पहला, जब आप पेपर पढ़ेंगे उसके बाद आप देख लेंगे कि ऐसा है, तो ये पहला डिसाइड करना है हमको कितना अप्रोच करना है, 50 60 या फिर 70, इजी आएगा। लेकिन ये भी नहीं आ रहा है और ये भी नहीं आ रहा है, जैसे आपने देखा था 2016 में करंट अफेयर्स जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए थे, तो इस तरह से यहां तक कट ऑफ गया था, तो ये भी नहीं आ रहा। तो अभी हम बात करेंगे 50 का, और इजी आएगा तो आप 60 70 तक भी कर सकते हैं। खुद डिसीजन लीजिएगा उसी दिन, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी कोचिंग वाला। तो हम 50 की बात करते हैं। अब आप जानते हैं 100 क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो जानते हैं। बार बार इसी को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमको इसी में से ही प्री क्वालिफाई करना है 50 क्वेश्चंस, और बाकी जो रील्स है या फिर इंटरव्यूज है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो इसी पे फोकस कीजिए, 100 क्वेश्चन। अब आप जानते हैं इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक तो रहेगा बेसिक से, जो आपने थोड़ा बहुत तैयारी किया तो पता ही होगा बेसिक क्या, व्हाट इज द बेसिक। और एक रहेगा करंट अफेयर्स। 2 सेक्शन में बढ़ जाते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे बेसिक से, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे करंट अफेयर से, तो ये 2 बढ़ गए 100 क्वेश्चन। अब बेसिक में भी जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे कोर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ठीक है, दूसरा है पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड साइंस। ये 5 सब्जेक्ट यूपीएससी का फेवरेट सब्जेक्ट है प्री में। मेंस में तो एक ऑप्शनल मिल जाता है, उसकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर प्री में देखिएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस। अब ये बहुत बड़ा मिसफॉर्चुनेट यहां पर फिर बोलेंगे, दुर्भाग्य बोलेंगे कि कोई क्लियर नहीं है कि हिस्ट्री से इतने आएंगे, पॉलिटी से इतने क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से। ये यूपीएससी खेल खेलता रहता है, कभी हिस्ट्री से ज्यादा दे दिया, कभी पॉलिटी से ज्यादा दे दिया। तो आपको कट ऑफ अगर निकालना है तो सारे सारे जो सब्जेक्ट है उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने हिस्ट्री स्ट्रांग कर लिया, बोल दिया कि मैं 100 में 100 कर लूंगा, हिस्ट्री के कितने भी क्वेश्चन आए 100 में 100, मतलब हिस्ट्री के 100 में 100% कितने भी क्वेश्चन आएंगे वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको सारा लेकर के चलना है और कट ऑफ लगा करके वहां पर मार करना है, पेपर सॉल्व करना है। तो आप ये मत कीजिएगा कि हिस्ट्री में स्ट्रांग कर लो, पॉलिटी थोड़ा सारा नॉलेज ले लीजिए, तो कट ऑफ निकालने में ज्यादा इजी हो जाता है। अगर आप बोलेंगे मैं हिस्ट्री का 100% कर लूंगा और ये ज्योग्राफी कर लूं अच्छे से, तो वहां पर आप फंस जाएंगे। हो सकता है हिस्ट्री और ज्योग्राफी आए ही ना, तो आपका पूरा एक ईयर बर्बाद हो जाएगा। तो सारा पढ़िए, सारा में, क्योंकि सारे से इजी तो आएंगे ही आएंगे, तो सारे चैप्टर से हमको इजी लेना है। फिर सारे जो रहेगा, सारे जो सब्जेक्ट है उससे मीडियम लेना है। और जो आपका एक्सपर्टाइज सब्जेक्ट है, मान लो आपने हिस्ट्री को अच्छे से कर रखा है, ऑप्शनल में भी वही है, ज्योग्राफी ये है, तो यहां से हार्ड आप बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं इजी तो आपको सारे से बनाना पड़ेगा, और उसके बाद मीडियम वो भी लगभग सारे से, और हार्ड जो है वो आपका एक्सपर्टाइज वाले सब्जेक्ट है। इस तरह से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप बोलेंगे कि मैं 2 ही सब्जेक्ट पढ़ के अच्छे से जाता हूं, तो ये पॉसिबल नहीं। तो ये गलती नहीं कीजिएगा, सारा सब्जेक्ट को इजी तो सारा पढ़ें, मीडियम भी लगभग सारा पढ़ लें, और हार्ड जो 2 सब्जेक्ट आप पकड़ लें, जिससे कितना भी टफ आए तो वो आप कर सके। तो मैं यहां पर बात कर रहा था, जो 100 क्वेश्चन है या तो वो बेसिक से रहेगा या तो करंट अफेयर से रहेगा। बेसिक में भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और साइंस, ठीक है। इसी से रिलेटेड करंट अफेयर का हिस्ट्री रहेगा। अगर मान लो कोई साइट्स में खुदाई हुई है, उससे रिलेटेड कुछ ज्यादातर न्यूज में रहा है, और उसका सोर्स है द हिंदू पेपर, ठीक है। कोई भी कोचिंग वाला अगर बोलता है कि हम ये नोट्स देंगे, हालांकि वो करंट अफेयर्स में वही मेहनत करते हैं कि जो ट्रेंडिंग में टॉपिक चल रहे हैं उसको वो अपने नोट्स में लेकर के आते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि जैसे कि वो तैयार करें और आप खुद द हिंदू पढ़े या कोई एग्जाम मतलब न्यूज़पेपर पढ़े, तो आप पढ़ेंगे डायरेक्टली, तो आपका जो थॉट्स है वो ज्यादा सोचना समझना चालू करेगा, और मेंस में आप उस तरह से लिख पाएंगे। तो कोई भी दैनिक जागरण पेपर हो गया या फिर द हिंदू हो गया, उसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो खुद आप उस रास्ते में चलेंगे, या कोचिंग वाले आपको गोद में लेके मीन्स नोट्स देकर के आपको पढ़ा रहे हैं। तो हालांकि
कोचिंग वाले मेहनत करते हैं, कम टाइम है तो आप नोट्स पढ़िए, ज्यादा टाइम है तो आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना ही पड़ेगा, तभी तो आप उसके सोचने समझने के लायक बन जाएगा। और यूपीएससी ऐसा नहीं है कि वो केवल वो समझ जाता है कि बच्चे ने कितनी तैयारी की, देख करके आपके आंसर सही समझ जाएगा। तो आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़िएगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उसी पर आप फोकस कर दिए अभी लास्ट मंथ, जो आखिरी मंथ है उसमें, कि साल भर या 2 साल, लगभग 2 साल का ले सकते हैं, 2 सालों में कौन सा हिस्ट्री का ट्रेंडिंग टॉपिक रहा है, कुछ नया इन्वेंशन हुआ है, कोई नई खुदाई में चीज मिली है, या फिर कुछ नया स्कीम हुआ है इंडिया के रिलेटेड, वर्ल्ड का नहीं, इंडिया के रिलेटेड, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप छांट लीजिए, उसी उसी को बार बार पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर्स बेस्ड ज्यादा आता है। बेसिक तो कहीं ना कहीं आप इतना पढ़ सकते हैं कि वो आता है तो बना भी सकते हैं सोच समझ के, लेकिन करंट अफेयर्स पर फोकस कीजिए लास्ट जो मंथ है उसमें। पॉलिटी का भी करंट अफेयर्स, कि लास्ट के 2 ईयर्स के पॉलिटी के करंट अफेयर्स क्या क्या चेंज हुआ है। जैसे अभी मैं एग्जांपल के बोलूं, मणिपुर ने 6 शेड्यूल में शामिल करने के लिए अपना जो मांग रखी थी 6 शेड्यूल में, तो आखिर 6 शेड्यूल क्या है, और 5th शेड्यूल में सरकार बोल रही है कि 5th शेड्यूल में आपको इंक्लूड कर देंगे, लेकिन मणिपुर बोल रहा है नहीं, हमको 6 शेड्यूल चाहिए। तो ये 5th शेड्यूल 6 शेड्यूल, इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। हालांकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं, उसको पता चल जाए कि ज्यादा ट्रेंडिंग में, तो ज्यादा ट्रेंडिंग को कभी कभी मना कर देता है, लेकिन कभी कभी दे भी देता है। तो ये प्रिडिक्शन का ही एग्जाम है यूपीएससी, क्योंकि सिलेबस इज वेरी बिग, वेरी वास्ट सिलेबस ऑफ यूपीएससी। हमको केवल अंदाजे से ही पढ़ना है, और उसमें भी 50 क्वेश्चन के लिए हमको अप्रोच करना है, बाकी मेंस का दरवाजा तो ऐसे खुल जाएगा। तो जो भी टॉपिक इस तरह से, मैंने एक एग्जांपल दिया था जम्मू कश्मीर, उसने जम्मू कश्मीर ने यह बोला था ना, अभी लद्दाख जो थे, सोनम वांगचुक, आपने तो देखा ही होगा ट्रेंडिंग में रहा कि 6 शेड्यूल की वो मांग कर रहे हैं। तो 6 शेड्यूल 5th शेड्यूल इसको डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि बेसिक तो आपने सब पढ़ रखा है, लेकिन हाईलाइट जो लास्ट 1 मंथ के एग्जाम है उसमें आपको ऐसे टॉपिक जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसका आपको लिस्ट बनाना होगा, और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने होंगे, क्योंकि हमने कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया था और वो सेलेक्ट हो चुके हैं, तो उसकी स्ट्रेटेजी हम आपको बताते हैं। नाम नहीं बताएंगे हमारा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि हम 2-4 को बता करके 2000 को बेवकूफ बनाए, हम किसी के नाम नहीं बताएंगे। आप खुद जज कीजिए कि आप और प्रीलिम्स, इसके बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, आप और क्वेश्चन पेपर, आप रहे क्वेश्चन पेपर रहे हम रहे, इसके बीच में चौथा अगर दिखाएंगे भी तो वो कहीं ना कहीं एक सीमा तक ही सही होता है कि वो सेलेक्ट हुआ है, लेकिन उसका मिस यूज नहीं करना चाहिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को कि नहीं ये हो गया। आप देखिए 100 क्वेश्चन की, 100 क्वेश्चन, और वो पेपर तो सबको मिला था, टॉपर सबको थोड़ी मिला था। टॉपर तो नाम आने के बाद तो वो कोई भी जान जाता है, बच्चा बच्चा, लेकिन क्वेश्चन पेपर सबको मिला था। तो आपको प्रीलिम्स के समय ही बताना चाहिए कि किस तरह से पेपर आया और किस किस ने क्या क्या अप्रोच किया, और आपको तुरंत कोचिंग जाना चाहिए। लेकिन खैर वो जो करेंगे वो करेंगे, हम यहाँ पर लास्ट मंथ की तैयारी स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर पॉलिटी के भी वैसी 100 क्वेश्चन मान लीजिए, 100 क्वेश्चन आप हिस्ट्री के कर लीजिए तैयार, 100 पॉलिटी के कर लीजिए, जो एकदम टॉपिक कर वो ट्रेंडिंग में रहे लास्ट 2 इयर्स का। ठीक है, ज्योग्राफी में भी आप देखिए कि लास्ट 2 इयर्स में कौन से हॉट टॉपिक्स रहे, मतलब जो ट्रेंडिंग में रहे, उसके आप 100 क्वेश्चन बना लीजिए करंट अफेयर्स वाले। ठीक है, करंट अफेयर्स वाले अगर नहीं बना पाएंगे तो बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अपना 1 ईयर 2 ईयर का जो निकालते हैं ना, पीटी 360 आपने सुना होगा, 365, इससे भी आप चॉइस कर सकते हैं, सारा नहीं, उसमें भी ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग कीजिए कि लास्ट समय में एकदम ट्रेंडिंग आपको पढ़ना होगा और उसको पूरा पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आपने आधा 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 पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन पेपर में जाएंगे तो भूल जाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है कि 100 क्वेश्चन सारे बनाने हैं। इकोनॉमिक्स से तो करंट अफेयर्स आता ही है कि इकोनॉमिक्स से बहुत सारा चीज चलते रहता है, तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चन तैयार करने होंगे लास्ट ईयर के। और साइंस से भी रिलेटेड, अगर नया कुछ इन्वेंशन हुआ है साइंस से रिलेटेड तो डिटेल में अगर हम बताएंगे तो बताएंगे, लेकिन अभी स्ट्रेटेजी भी बात कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन पर बात नहीं कर रहे हैं। तो 100 क्वेश्चन, तो ये देखिए 5 इंटू 100, 500 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, 500 क्वेश्चंस हो गए। अब ये कहां से मिलेंगे? बहुत सारे कोचिंग संस्थान, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो अपने टेस्ट सीरीज भी बनाते हैं, तो उन्होंने भी छांट कर रखा होगा, क्योंकि उनकी एक पूरी रिसर्च टीम होती है। तो वो हालांकि वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वहां के अपीयर होते जाइए आप टेस्ट सीरीज में, और खुद भी देखते जाइए कि क्या ट्रेंडिंग में रहा, और इस तरह से स्ट्रेटेजी कर करके फिर लास्ट में आप 500 क्वेश्चन का एक पूरा डाटा बना लीजिए कि 6 शेड्यूल किसने किया था और क्या इसमें होता है, मतलब 5-5 लाइन 10-10 लाइन के, क्योंकि कोई भी करंट अफेयर्स जो है वो आपको काम नहीं आएगा, आपको खुद के नोट्स बनाने होंगे। तो इस तरह से देख सकते हैं बेसिक और उसके मतलब करंट अफेयर्स, इससे रिलेटेड आपने बना लिया। ठीक है, अभी 100 क्वेश्चन का ही बात चल रहा है प्री के लिए,
ठीक है, तो फोकस आप इसी में रखिए। तो 100 क्वेश्चन में देखिए आपने 5 सब्जेक्ट के 505 500 क्वेश्चंस आपने तैयार कर लिए हैं। ठीक है, जो आपको खुद लगता है, ऐसा नहीं कि कोई, क्योंकि कोई भी एग्जैक्ट बता नहीं सकता, आपको जो लगता है हो सकता है, और इसी में ही लक काम करता है कि आपको जो लगता है वो अगर एग्जाम में आ गया तो प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई सिलेक्टेड जो है वो दोबारा प्री भी नहीं निकाल पाते। तो यहाँ पर वही है कि अपने आप को आप वो मत समझिए कि नहीं निकाल पाएंगे, सबके साथ ऐसा होता है। और 5 लाख में से 1000 अगर सेलेक्ट हो रहे हैं तो आप ये मत समझिए कि 4,99,000 कुछ नहीं करते, मेहनत तो वो भी करते हैं। ठीक है, तो धैर्य रख करके एग्जाम दीजिए। ऐसा नहीं कि सेलेक्ट होना ही है, होना ही है, होना ही है, आईएएस बनना ही है। इतने आईएएस रहते हैं तो देख रहे हैं भारत की स्थिति क्या है आज। अगर आईएएस ही सब कुछ रहते हैं तो फिर भारत कहां से कहां रहता है। तो आईएएस एक प्लेटफॉर्म हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं है वो। तो आईएएस इज द ओनली प्लेटफॉर्म बाय विच यू कैन सर्व द नेशन। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे बनना ही है, वो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज नहीं है। ना ही एग्जाम वो ऐसा नेचर का है, और ना ही आप आईएएस बनकर ही कंट्री की सर्विस सर्व कर पाएंगे, सर्विस दे पाएंगे। क्योंकि देख रहे हैं कई आईएएस भी रिजाइन भी कर देते हैं। तो हालांकि है, लेकिन सब कुछ है ऐसा भी नहीं है। तो इस मानसिकता से आप उतरेंगे ना, तब आप एग्जाम दे पाएंगे। यहाँ तो जो कोचिंग्स वाले हैं वो भी आपको ऐसा बताएंगे जैसे आईएएस बन गए, आईएएस बन गए, बहुत आपको अब तो जमीन पे पैर नहीं रखेंगे। तो ऐसा भी नहीं, दूसरा साइड नहीं बताएंगे वो कि अरे आईएएस बन भी जाते हैं तो भी फिर वहां जाकर के सर्विस देना बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। और उससे रिलेटेड कई रास्ते और भी हैं। बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, आप टीचर भी बन सकते हैं, कोई भी फील्ड आप चुन सकते हैं। केवल आईएएस रिजल्ट के समय ही आपको नाम दिखता होगा। देखिए आपने अभी 2023 का रिजल्ट आया, अब आप भूल जाएंगे 2022 के टॉपर्स को, वो कहां गए क्या कर रहे हैं कोई नहीं पता। 21 के टॉपर्स को भूल जाएंगे। तो ये जो मिस गाइडेंस जो दिया जा रहा है कोचिंग की तरफ से, उससे आप बच करके रहिए। आप एक अप्रोच अपनाइए कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी मेरे को सर्विस करने से कोई नहीं रोक पाता। इस अप्रोच के साथ आप प्री में बैठिए। अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है, फर्स्ट भी है तो भी ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब आपको पता है कि 100 क्वेश्चंस है। एक चीज तो आपको पता हो गई, 100 क्वेश्चन में मुझे 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये पता हो गया। अब आपको दूसरी चीज ये पता होगी कि 100 क्वेश्चन में बेसिक से क्वेश्चंस आएगा और करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा। 500 क्वेश्चंस हमने अभी बना लिया, बता दिया। ठीक है, दूसरी स्ट्रेटेजी ये हो गई। अब तीसरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमको देखना है कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि ये 100 क्वेश्चन में कितने तरह के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप जानते ही हैं, अगर अपीयर हो गए होंगे तो, कि वन लाइनर क्वेश्चंस आएंगे, कुछ तो वन लाइनर रहेंगे, और दूसरा 1 प्लस लाइनर। अब ये 1 लाइनर और 1 प्लस लाइनर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। कि 1 लाइनर जिसमें एक ऑप्शन को आपको चूज करना रहता है। मान लो सपोज कोई क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, और फिर डी करेक्ट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको बोलते हैं 1 लाइनर। ये इजी भी होता है, कभी कभी ये हार्ड भी होता है, तो इसको बोलते हैं 1 लाइनर। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, और कुछ क्वेश्चन 1 प्लस लाइनर रहेंगे। मतलब क्वेश्चन रहेगा कुछ भी, हिस्ट्री पॉलिटी कोई भी, जो मैंने 5 सब्जेक्ट में रहा उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन रहेगा। अब स्टेटमेंट देगा, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। ठीक है, अब ऑप्शन यहां पूछेगा, ऑप्शन में कि 1 करेक्ट है, बी में पूछेगा 1 और 2 करेक्ट है, सी में पूछेगा 1 और 3 करेक्ट है, और डी में पूछेगा सभी सही है। तो इस तरह से देखिए, ये तीनों ऑप्शन अगर आपको पता है 100%, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को, मतलब इस तीनों में से जो 3 स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, वो तीनों अगर पता है तब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये 1 लाइनर वाला तो बन जाता है, लेकिन ये 1 प्लस लाइनर, तो इस 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आप पहली बार अपीयर हो रहे हैं तो। और इन दोनों का मैं आपको एग्जांपल अभी दूंगा कि किस तरह से इसको अप्रोच करें, सिलेक्शन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, यहीं पर आएगा। और चौथा अप्रोच क्या रहेगा, तो ये तो आपको समझ आ गया कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए जाने से पहले एग्जाम में। और चौथा कि कौन सा हम मेथड अपनाएं, तो 2 मेथड ही अपनाते हैं चाहे कोई भी हो। पहला मेथड होता है सिलेक्शन मेथड। सिलेक्शन मेथड जो मैंने बताया कि आपको ये सेलेक्ट करना है। दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। यही मेथड जो है काफी सुना होगा आपने, एलिमिनेशन मेथड। तो ये देखिए 100 क्वेश्चन 50 हमको बनाना है। 100 क्वेश्चन आएंगे, या तो वो बेसिक से रहेगा या तो करंट अफेयर्स रहेगा। इसमें भी 5 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी,
ज्योग्राफी, इकोनॉमी या फिर साइंस, ठीक है। इसके या तो बेसिक से होगा या करंट अफेयर्स होगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चन या तो वन लाइनर रहेंगे या वन प्लस लाइनर रहेंगे। देखिए, प्री को बनाने के लिए इतना सारा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, और कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो यहां पर पहला मेथड रहेगा सिलेक्शन और दूसरा रहेगा एलिमिनेशन, और फिफ्थ रहेगा 100 क्वेश्चन जो है वो ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट इतने स्ट्रेटेजी करने के बाद आपको फाइनल डिसीजन जो फिफ्थ आपको रहना, ये 100 क्वेश्चन ऑन द स्पॉट आपको खुद डिसीजन लेना होगा। और यही सबसे बड़ी खासियत है यूपीएससी की कि आपका प्लानिंग क्या है, और आप अगर एग्जाम में जा रहे हैं तो आपको पूरा स्ट्रेटजी बदल देना होगा। क्योंकि आप कहीं डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भी सर्विस मिलता है आपको, आईएएस आईपीएस, तो आपने जो सोच रखा है या आपने पढ़ रखा है, हो सकता है वहां नया केस आ जाए, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो यूपीएससी का जो एग्जाम लेने का जो तरीका है वो सेम टू सेम मिलता है वो आपके फील्ड के साथ। वैसे तो आपने देखा होगा कि जो बोला जाता है ना कि आपने इंजीनियरिंग कर ली, उसका डेली लाइफ में काम नहीं आ रहा, आपने डॉक्टरी या कुछ पढ़ लिया तो उसका, हालांकि डॉक्टरी का तो आता ही है, लेकिन आप ये ज्यादातर लोग की शिकायत रहती है कि हम जो लाइफ में पढ़ते हैं, वैसे तो इंजीनियरिंग के भी मैंने देखा है कि इंजीनियरिंग जो पढ़ते हैं वहां कुछ और सिखाया जाता है। एमबीबीएस का मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि ऐसे कैंडिडेट से मैं मिला नहीं हूं कि उनको भी कुछ ट्रेनिंग के समय अलग ही वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर जो पढ़े रहते हैं वही उनको अप्लाई करना पड़ता है। इंजीनियरिंग में तो मैंने देखा है कि जो पढ़ेंगे उससे रिलेटेड से अलग ही वहां ट्रेनिंग होगा, और वो जो पढ़ा है वो उतना काम नहीं आता। लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं है, यही एग्जाम जो है देख सकते हैं, इसीलिए टफ भी बोला जाता है, और मजेदार भी यही है कि जो पढ़ोगे वही वहां पर अप्लाई होना होगा। इसीलिए देख रहे हैं हिस्ट्री पॉलिटी, मैंने बता भी रखा है क्यों हिस्ट्री रखा गया है सब्जेक्ट में, क्यों पॉलिटी रखा गया है, तो वो डिटेल में बात नहीं करेंगे। अभी हम केवल स्ट्रेटेजी भी फोकस कर रहे हैं कि किस तरह से हमको प्री निकालना है। तो सिलेक्शन मेथड और एलिमिनेशन मेथड ये दो होता है। एम्स में आपने देखा ही होगा, एम्स आईआईटी वाले लोग एलिमिनेशन मेथड ही अपना अप्लाई करते हैं। तो ये दोनों मेथड क्या है ये हम शॉर्ट में बात करेंगे। तो 5 अप्रोच रहेगा, आपको 5 तीर रखने अपने तर्कस में, और इसको लेकर के प्री के दिन उतरना है कि कौन सा तीर हमको मारना पड़ जाए हमको कोई पता नहीं है। जैसा यूपीएससी पेपर देगा उस तरह से हमको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। तो अब हम बात करेंगे सिलेक्शन मेथड। देखिए, नाम ही है, मेथड पर ही ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि यही हमारा काम आएगा। मेथड, सॉल्विंग मेथड क्या रहता है? सबसे पहला सिलेक्शन मेथड, सिलेक्शन मेथड, और दूसरा है द सेकंड वन इज एलिमिनेशन मेथड। अब देखिए, सिलेक्शन यानी आपको 4 में से कौन सा सही है ये अगर पता है तो इसको बोलते हैं सिलेक्शन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड, आपको अगर सच्चाई पता नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये तो नहीं है, ठीक है। तो वो आप रहे, मैं इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है, अगर आपको सीधा सीधा रास्ता पता है, ये होता है सिलेक्शन मेथड कि ये रास्ता तो यहां तक जाएगा, ये आपका गोल है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सिलेक्शन। अगर कई सारे रास्ते दिए हैं उसमें से आपको पता है कि ये रास्ता ही जा रहा है, इसको बोलते हैं सिलेक्शन मेथड, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है, एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, ज्यादातर पता ही नहीं होता क्योंकि एलिमिनेशन मेथड वही काम आता है। क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम ही यही है कि अगर 100% पता रहे तो फिर कोई भी क्लियर कर लेता है, गेस करना पड़ता है। अब यहीं पर एलिमिनेशन मेथड आता है। जैसे कि मैं इसी एग्जांपल से बताऊं, जैसे यहां पर एक और रास्ता जा रहा है, ठीक है, दूसरा रास्ता भी जा रहा है, तीसरा भी जा रहा है, और ये चौथा है। अगर आपको ये पता नहीं है कि कौन सा ये एग्जैक्ट रास्ता तो पता नहीं कि यही जाएगा गोल में, तो सबसे पहले आपको ये पता रहना है कि कौन से रास्ते नहीं जाते हैं। मान लो पता है कि ये तो स्टेशन, ये मान लो आपको स्टेशन ए में पहुंचना है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये तो स्टेशन बी में जा रहा है, ठीक है, ये स्टेशन सी में जा रहा है, और ये स्टेशन डी में जा रहा है, ठीक है। आपको जाना किसमें? स्टेशन ए में। आपको स्टेशन ए का पता नहीं है कि कौन सा जा रहा है, लेकिन ये तो पता है कि ये नहीं जा रहा है, ठीक है, ये स्टेशन ए की तरफ नहीं जा रहा है, तो ये पता है, इसको एलिमिनेट कर दिया यानी खत्म कर दिया। ये वाला भी पता है कि ये सी में जा रहा है, तो ये भी एलिमिनेट कर दिया। इसी को एलिमिनेशन बोलते हैं कि आपको अगर सच पता नहीं है तो आपको ये पता रहो कि ये गलत है, और ये भी पता है कि ये कहां जा रहा है, डी में जा रहा है। तो बचा कौन सा? बचा तो यहां पर आपको मार्क करना होगा। मतलब आपको, ये मैंने एक सिंपल एग्जाम बताया, लेकिन अगर इसको यूपीएससी में करेंगे तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ऐसा भी खेल मजाक नहीं है जितना मैं खेल मजाक से बता रहा हूं कि अगर कोई ऑप्शन आया, क्वेश्चंस आया है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं।
तो क्वेश्चन आपने पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद आपको पता है कि ये तो हो नहीं सकता, तो ये तो एलिमिनेट कर दिया इस ऑप्शन को। आपको कहीं ना कहीं हल्का फुल्का लग रहा है कि ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी नहीं हो सकता, तो फिर बचा कौन सा? तो इस तरह से इसमें वो भी 80% चांसेस रहता है केवल सही होने का, ठीक है। अगर आपको 100% रहेगा तो फिर वो एलिमिनेशन नहीं हो जाएगा, फिर सिलेक्शन। अगर आपको पहले ही पता है कि बी सही है तो फिर बाकी की जरूरत नहीं है। लेकिन तिगड़मबाजी करना पड़ता है ना आपको, अगर पता नहीं है, लगभग पता ही नहीं रहता क्योंकि नया नया क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एलिमिनेशन मेथड करना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि आपको कम से कम एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि ये सब आंसर नहीं है, तो जो लास्ट बचता है वो आंसर सही रहता है। तो यूपीएससी ऐसा नहीं जानती कि सब कुछ जानने वाला ही नहीं, सब कुछ किसी व्यक्ति के बारे में या तो आप सब कुछ जानो, या फिर आप उसके बारे में ये जाओ कि क्या गलत है उसके बारे में। तो सही तो अपने आप पता चल जाएगा ना। एक अगर इंसान है, अगर आप इसका पर्सनालिटी जानते हो कि ये किस तरह का है, तो आपने तो इसको पहचान लिया। अगर ये नहीं जानते कि ये किस तरह का, तो ये जानो कि ये इसके बारे में गलत है, ये इसके बारे में गलत है, ये इसके बारे में गलत है, तो जो ऑप्शन बचेगा फिर वो इंसान तो वैसा निकल ही जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन में भी है कि आपको अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो आप ये देखते जाइए कि कौन सा क्वेश्चंस का आंसर वो गलत हो सकता है, ठीक है। तो अब हम सिलेक्शन और एलिमिनेशन मेथड भी देख लिए, अब थोड़ा सा इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि एग्जांपल जरूरी है। थ्योरी करते रहेंगे, उसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो क्या हो पाएगा। तो मैंने तो एक क्वेश्चन लिया है, दो क्वेश्चंस जो वन लाइनर रहेंगे और वन प्लस लाइनर रहेगा, उसको हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे। तो सबसे पहले मैं एक लेता हूं 2000 प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है हिस्ट्री का, ठीक है। तो एक देखिए, हिंदी मीडियम में लेता हूं, इंग्लिश मीडियम में मैं देख करके पढ़ दूंगा, क्योंकि देखना इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि क्वेश्चंस को हम एज इट इज लेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ अपनी तरफ से बोल दिया। तो एक क्वेश्चन आया था धान्य कटक, ये आपने देखा होगा, जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ। निम्न लिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था, ठीक है। ऑप्शन देखिए, यहां पर ऑप्शन दे रखा है आंध्र, ऑप्शन बी इज गांधार एंड द ऑप्शन सी इज कलिंग एंड ऑप्शन डी इज मगध, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन है? सबसे पहले जब इस तरह से आपको, ये तो मैंने एक दिया है, इस तरह से 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन को आपको पढ़ते समय यही अप्रोच अपनाना है कि किस तरह से क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन है, आप देखिए कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, और उससे पहले, हाँ, सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप नजर देखेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है, फिर आप देखेंगे बेसिक से है या करंट अफेयर्स है, फिर आप देखेंगे वन लाइनर है या फिर वन प्लस लाइनर है, ठीक है। ये दो देखिएगा। सबसे पहले आप देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद देखिए बेसिक से है या करंट अफेयर्स है, उसके बाद देखिए वन लाइनर है या वन प्लस लाइनर है, उसके बाद देखिए कि इजी है, मीडियम है या फिर टफ है। ये देखिएगा कि क्वेश्चन किस तरह से, ये सब सोचना पड़ेगा। अगर आप बोलेंगे कि मैं सीधा जाकर के गोला लगा दूं, ऐसा नहीं। गोला लगाने से पहले कुछ तो सोच लीजिए, कुछ सोच लेंगे तो आ जाएगा। तो आप देखिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए कि किस सब्जेक्ट से है, और आप खुद ही एनालिसिस कर लिए कि मैंने इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। बेसिक से, करंट से, फिर आप एनालिसिस कर लिए कि मेरा बेसिक स्ट्रांग है कि नहीं है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये सब रहेगा बहुत कम सेकंड में, क्योंकि 2 घंटे का क्वेश्चन, 2 घंटे का जो क्वेश्चन पेपर आपको टाइम मिलेगा उसी में आपको सोचना है, और तुरंत हाँ तो हाँ, ना तो ना, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि हाँ ना, हाँ ना, हाँ तो हाँ, ना तो ना, कि ये सब एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा। फिर वन लाइनर है कि वन प्लस लाइनर है, फिर आप देखिए कि इजी लग रहा है क्वेश्चन, मीडियम लग रहा है, टफ लग रहा है, क्योंकि आपने 2 साल या 1 साल मेहनत कर रखा है, तो आपको खुद यहाँ पर पता चल जाएगा। उसके बाद आप पांचवा अप्रोच कीजिए कि यस और नो या फिर
लेटर, ये 3 कर सकते हो, ठीक है। यस कि हाँ मुझे बनाना चाहिए, या फिर नो नहीं बनाना चाहिए, ये भी डिसीजन कर लो, या फिर मार्क एंड रिव्यू, ये 3 हो सकता है कि मैं नेक्स्ट अप्रोच अगर मेरा पेपर कैसे आने वाला है उसके बाद मैं इसको अटेम्प्ट कर सकता हूं। ये 3 कीजिएगा तो 5 अप्रोच आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, सबसे पहले सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद बताइए कि ये बेसिक से है या फिर करंट अफेयर से है। उसके बाद आप देखिए कि ये वन लाइनर है या फिर वन प्लस लाइनर है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि इजी है, मीडियम है या फिर टफ है। उसके बाद यस बना दीजिए या फिर नो नहीं बनाएंगे कभी भी, या फिर मार्क फॉर रिव्यू की जरूरत पड़ता है कि भाई हमको मान लो हमने बताया था पहले ही कि 30 क्वेश्चन से ज्यादा जाना पड़ रहा है तो इस क्वेश्चन को करिए, या फिर नो तो फिर ये बनेगा ही नहीं। इसी फर्स्ट रीडिंग में आपको करना पड़ेगा क्योंकि 100 क्वेश्चन आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, पढ़ते जाएंगे तो थोड़ा सा क्या होता है, कुछ बच्चे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद बनाते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ते पढ़ते बनाते हैं। तो जैसे भी आपका रहेगा, आपने पढ़ लिए तो आपको अंदाजा लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि सब बनाने चालू करते हैं क्योंकि इतना 100 क्वेश्चन अगर आप पढ़ते जाएंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। हाँ, पहला पहला लाइन पढ़ सकते हैं जो सब्जेक्ट है और उससे तो अंदाजा लग जाएगा। तो ये 5 अप्रोच रहेगा। इसको करने के बाद आप फिर यस नो और मीडियम, और यस जब करेंगे तो आप या तो सिलेक्शन मेथड अपनाइए या एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे, ये आपको करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटजी आपकी रहेगी पूरी पूरी प्री के लिए। तो देख सकते हैं ये मैंने एक क्वेश्चन किया है, धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। अब इस क्वेश्चन को हम ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए ये हिस्ट्री का है, ठीक है। हिस्ट्री में भी एंशियंट, मेडाइवल एंड आप देख सकते हैं कि मॉडर्न, तो ये एंशियंट का है, आप जानते ही एंशियंट। अब एंशियंट में आप जानते हो कि यूपीएससी जो है आर्ट एंड कल्चर से ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, आर्ट एंड कल्चर ही से रिलेटेड इसको मान सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहां पर देखिए एंशियंट से धान्य कटक, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। अब ये क्वेश्चन हवा में तो नहीं है कि आपने पढ़ रखा हो या पहले से कोई पढ़ रखा हो, तो जितने इसीलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ते जाइए, उससे आपको कहीं ना कहीं वो काम आएगा। करण अर्जुन आएंगे जो बोलते हैं वो जरूर आ जाते हैं अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा है। आप क्वेश्चन पेपर में बैठ जाइए, करण अर्जुन आएंगे करते जाइए, तो जो रिकॉल रहेगा वो कहीं ना कहीं आपको फायदा आ जाएगा। तो इस तरह के जो छोटे छोटे कीवर्ड्स रहते हैं वो एनसीईआरटी में रहते ही हैं। इसीलिए आप सोचेंगे किसी कोचिंग के क्लास में 3-3 घंटे बैठ जाए और हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। यही तो यूपीएससी का ड्रॉबैक है कि कोई भी विरासत में आपको दे नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो एक ही क्वेश्चन के 15-15 हजार लोग फ्री निकाल लेते हैं, लेकिन फ्री कौन निकाल रहा है, कभी इधर से निकाल रहा है, कभी उस कोचिंग से, कभी उस कोचिंग से। तो कोचिंग कोई जरूरी नहीं है, आपका सेल्फ स्टडी और सही गाइडेंस जरूरी है। तो धान्य कटक, ठीक है, धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एक बौद्ध धर्म था, बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ। ये सिटी के बात कर रही है। अब देखिए आर्ट एंड कल्चर होता है, ये रिलीजन जो है आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत ही आ जाता है, में अवस्थित था। ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो सबसे पहले देखा आपने हिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद देखा कि ये बेसिक्स है, कोई करंट अफेयर्स नहीं है, अभी तो कोई रिलेटेड नहीं है इस धान्य कटक का, कोई अभी चर्चा में नहीं आया, ना मोदी जी गए हैं ना कोई ऐसा कुछ चर्चा में आया। तो ये करंट अफेयर्स तो नहीं है, बेसिक्स है, ये भी हमको पता चल गया। वन लाइनर है, ये भी पता चल गया कि वन लाइनर है, ठीक है। आंध्र एक ही सब हमको करना है, वन लाइनर ही पता चल गया, हमारा तीसरा भी ब्रेक डाउन हो गया। अब चौथा देखना इजी है, मीडियम है, टफ है, ठीक है। तो इजी तो है ही नहीं क्योंकि धान्य कटक थोड़ा सा कितना भी आप लूसेंट पढ़ ले या कोई भी क्वेश्चन पढ़ ले नया ही आ गया है। मीडियम या टफ ये दोनों में से एक कैटेगरी में डाल सकते हैं, टफ नहीं डाल सकते। टफ डालेंगे तो पता ही चल जाता है कि बनेगा नहीं। लेकिन हाँ बौद्ध धर्म वगैरह वगैरह आया है तो थोड़ा इजी है, क्योंकि टफ कैसा होता है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो ये मान लो हमने मीडियम है, मीडियम यानी हार्ड वर्किंग है, टफ तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है। अब ये भी पता चल गया। अब आप देखिए मुझे करना है नहीं करना है या फिर छोड़ देना है, ठीक है। कर सकते हैं, फर्स्ट लाइनर है तो इस तरह में आप चांसेस ले सकते हैं। 3 लाइनर वाले में आपको एलिमिनेशन लगाना पड़ता है, लेकिन चांसेस कम लीजिए यहां पर। अब आप सोचना चालू कीजिए, ठीक है। इतना तो हम पहले से ही कर चुके हैं, बिना क्वेश्चन पेपर में जाए अंदर जाए ये सब जो डाटा निकाल चुके हैं। अब अगर आपको यस करना है, अगर मुझे बनाना है तब आप इस पर जाइए, नहीं बनाना है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाइए, टाइम बचेगा आपका, ठीक है। नो तो नो, और मार्क एंड रिव्यू भी कर सकते हैं कि नहीं मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है, करण अर्जुन मेरे अभी नहीं आ रहे हैं, थोड़ा फ्लाइट उनका लेट हो रहा है, थोड़ा लेट आएंगे, तो उसके लिए फिर आप उसको मार्क एंड रिव्यू में छोड़ सकते हैं। लेकिन यस अगर करना है तो घुस जाइए, फिर देखिए धान्य कटक, सोचते जाइए कि कौन सा ये टर्म यूज हुआ है और महासंघिकों के अधीन जो है
प्रमुख बौद्ध धर्म समृद्ध हुआ, ठीक है। बौद्ध धर्म भी समझ आ गया, तो अब पूरा आप रिकॉल कीजिए कि बौद्ध धर्म के बारे में मैंने क्या-क्या पढ़ा है, कहाँ उन्होंने फर्स्ट शिक्षा दी, कब बौद्ध धर्म का पूरे उनके बुद्ध के बारे में पूरा आप रिकॉल कर लीजिए, और वो उस रिकॉल करने के बाद इसको बनाएंगे तो जरूर बनेगा, ठीक है। तो 2 सेकंड 3 सेकंड में रिकॉल करना है, क्योंकि आपने इतना पढ़ रखा है कि हाँ उनका जन्म यहाँ हुआ, इतने साल में उन्होंने वैराग्य लिया, इतने उनके त्रिरत्न है और इतने सारे ये है, यहाँ उन्होंने अपने शिक्षाएं दी, और उससे रिलेटेड फिर यहाँ पर आइए बौद्ध केंद्र, ठीक है। बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। अब आप देखिए, ये तो हमने क्वेश्चन से डिटेल हमने चालू कर लिया। अब ऑप्शन देखिए, आंध्रा साउथ का बात है, क्या वहां पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ है तो है, तो नहीं है तो नहीं है, तो ये ऑप्शन पर खेल चल रहा है। कलिंगा उड़ीसा में है, ये यहाँ पर भी थे अशोक, तो यहाँ पर भी हो सकते हैं गए हो, तो यहाँ पर भी देखिए गांधार, गांधार तो समझ जाइए कि एकदम से हमारे वेस्ट में चले गए, वेस्ट इंडिया में गांधार, वहां पर ज्यादातर गांधार कला ही हुआ है, विकसित हुआ था गांधार कला के नाम से। तो आप देखिए कि यहाँ पर थोड़ा कम चांसेस लग रहा है। मगध बिहार, यहाँ पर भी है, मगध में जो मौर्य वंश था वो यहाँ था। तो अब ऑप्शन में क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये तो थोड़ा कम चांसेस है, तो इसको छोड़ते जाइए, एलिमिनेट करते जाइए। कलिंगा यहाँ आ सकता है क्योंकि यहाँ पर कलिंग युद्ध हुआ था। मगध, ठीक है, लेकिन केंद्र के रूप में, बौद्ध केंद्र के रूप में आप कोई भी यहाँ पर रिलेशन नहीं हो पा रहा है। 1 2 3 थर्ड रिलेशन में से देखना है आपको कि कौन सा रिलेशन हो रहा है। धान्य कटक, तो अब देखिए कि आंध्रा, कलिंगा, मगध, अब ये ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो चुका है कि उस तरफ ज्यादातर वर्णन नहीं है बौद्ध धर्म का, होगा तो भी बहुत रेयरेस्ट होगा, तो इन तीनों में आ रहा है। अब मगध, ये तो पहला केंद्र था ही था, तो मगध में धान्य कटक नाम का कोई ऐसा आपने पढ़ा भी होगा, तो इस तरह से विवरण नहीं आया है। कलिंगा में भी आ सकता है, नहीं आ सकता एनसीईआरटी में, लेकिन हाँ आंध्रा, धान्य कटक, धान्य कटक नाम का एक शैली भी है। अगर इसका देखा जाए कि डिटेल में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के निकट नगर में शाक्य मुनि बुद्ध ने और इतना, ये तो दोनों हॉट स्पॉट वाले जगह है, ठीक है। हॉट स्पॉट वाले, मगध में भी तो बौद्ध धर्म था ही था, कलिंगा में था। तो एक लॉजिक तो ये लगता है जिसको हम सिक्स सेंस लॉजिक बोलेंगे कि यहां से तो देगा नहीं क्योंकि ज्यादा फेमस है, देगा तो इसी में से कि रेयरेस्ट जगह में से ही वो दिखाएगा कि हो सकता है, तो यहां तो होगा नहीं। तो पहला चांसेस तो ये रहा है सिक्स सेंस वाला कि आंध्रा हो रहा है, क्योंकि इससे तो देगा नहीं, ठीक है। और डिटेल में अब इसके लिए और हमको प्रमाण देना पड़ेगा उसी 1 मिनट में ही। देखिए 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कम से कम 1 मिनट से भी कम आप देखिए, 30 सेकंड 40 सेकंड में ही आप ये सब डिसाइड कर रहे हैं कि पहला तो सिक्स सेंस से आपने कर लिया कि हाँ भाई ये होना चाहिए आंध्र प्रदेश, और दूसरा क्या होता है कि थोड़ा सा आपको डिटेल में, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो यहां पर देखेंगे शाक्य मुनि बौद्ध ने संबला के राजाओं के जो संबला राजा थे उनको यहाँ पर शिक्षा दिया था। कहां पर, धान्य कटक, सीधा एनसीईआरटी में ये है। आप पेज और वो तो हमको अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ धान्य कटक जो है अमरावती जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, वहां पर एक जगह अमरावती, वहां पर संबला जो राजा थे उनको बुद्ध ने इसी नगर पर दिया था शिक्षा, ठीक है। तो ये रेयरेस्ट है, इसीलिए ये क्वेश्चन आ गया, अगर नहीं होता तो नहीं आता। और उसके बाद धान्य कटक मूर्ति कला के नाम से भी फेमस है, जिसको अमरावती कला भी बोलते हैं, आप जाने होंगे अमरावती कला, ठीक है। तो धान्य कटक जो है, इस कला को, धान्य कटक कला को भी यहाँ पर धान्य कटक मूर्ति कला है, उसको अमरावती कला भी बोलते हैं, ठीक है। जो आपने जीएम देखा ना, गंधार कला, अमरावती कला और मथुरा शैली, इस तरह से होता है, गंधार शैली, अमरावती शैली, मथुरा शैली। तो इस तरह से यहाँ पर अमरावती शैली को धान्य कटक, तो 2 प्रूफ हमको मन में सोचना पड़ेगा कि 2, एक तो बौद्ध ने यहाँ पर जो बुद्ध जी थे उन्होंने यहाँ पर शिक्षा दी थी धान्य कटक नाम के शहर पर, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे डीप से तो आपको पता रहेगा। और दूसरा ये है कि अमरावती शैली को धान्य कटक, तो आपने तुरंत ऑप्शन चूज किया ये आंध्रा, और ये हो गया सही। और सिक्स सेंस जो आपको चिड़ी मारी लॉजिक बोल सकते हैं कि चिड़ी मारी लॉजिक क्या, कि यहां से तो देगा नहीं क्वेश्चन, यहां से भी देगा नहीं क्योंकि हॉट स्पॉट है, और ये कुछ ज्यादा ही दूर हो गया, कवरेज एरिया से बाहर हो गया गंधार, तो होगा यहाँ। तो मतलब 3 सबूत आपको दे दिया, यही आंसर होगा और यही आंसर होगा ही होगा। उसके बाद भी आप श्योर नहीं है, लेकिन श्योर तो आप हो सकता है किसी क्वेश्चन में हो भी ना पाए 100%, लेकिन ये इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। तो एलिमिनेशन सिलेक्शन का देखा किस तरह से हमने यूज किया, तो ये आंध्रा यहाँ पर सही होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लेंगे जल्दी से क्योंकि टाइम ज्यादा ना हो, तो सिलेक्शन और एलिमिनेशन मेथड ही हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि टाइम तो लगेगा ही, 2-3 साल स्टूडेंट्स अगर मेहनत करते हैं तो थोड़ा सा टाइम आप दीजिए कि किस तरह से देख सकते हैं। सब कुछ आपको उसी समय डिसाइड करना है क्वेश्चंस को पढ़ करके। तो जो 100 क्वेश्चंस होते हैं वो
खेल मजाक वाले क्वेश्चन नहीं होते, वहां पर आपका सब कुछ यूपीएससी निकाल लेता है। हालांकि बच्चे तो क्या है, जैसे कि ए बी सी डी, गोला तो क्लास 1 के बच्चों के बैठाओगे तो भर देगा, ए में भर देगा, 2 में, यही तो करना रहता है। लेकिन इस गोला भरने में, इसी में आईआईटी वाला भी भर रहा है, इसी में एम्स वाला भी भर रहा है, इसी में बीए वाले भी भर रहे हैं, इसी में हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, तो कितना सोच करके ये जो मार्क कर रहे हो, यही आपको मेंस में ले जाएगा, फिर यही आपको इंटरव्यू में ले जाएगा, फिर यही आपको रील्स रील्स बोल सकते हैं, रील्स में ही ले जाएगा कोचिंग के। ठीक है, तो ये मार्किंग करने के पीछे देख सकते हैं कितना मेहनत है, और इसीलिए मेंटल वर्क काफी और इजीली करिए, ना ज्यादा प्रेशर दे करके कि नहीं मुझे गोला करना ही नहीं है, तो इजी करेंगे तो काफी यहाँ पर मेहनत से करेंगे तो मजा भी आएगा एग्जाम को देने में। तो वन लाइनर हमने देखा, हालांकि मैंने बोला था इंग्लिश में पढ़ूंगा लेकिन उतना टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ उस क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ करके ही बता देता हूँ किस तरह से वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था, क्योंकि दोनों मीडियम में आप पढ़िएगा, मैंने बताया था कि प्रशासन में अगर जाना है, दोनों, ये नहीं कि केवल हिंदी में रहे, आगे जाकर के भी फिर आप समझ नहीं पाएंगे, अगर सेलेक्ट भी हो गए तो भी आपको प्रशासन बदलना ना, सिलेक्शन तो एक प्लेटफॉर्म है, नहीं भी हो पाया तो भी आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में भी करिए। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन था इसको मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज धान्यकटका which flourished as a prominent Buddhist center under the महासंज्ञाज लोकेटेड, कहां लोकेटेड हुआ था यही बताया था। ऑप्शन में आया था आंध्रा, बी में आया था गंधारा, सी द ऑप्शन सी वाज कलिंगा, ऑप्शन डी वाज मगधा। तो हमने डिस्कस कर लिया, आंध्रा इसका सही था। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, जो आपका 1+ लाइनर हो। तो देख सकते हैं प्री में जाने के लिए आप इस तरह से अप्रोच अपनाइएगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी हम हिस्ट्री से ही लेंगे, हालांकि मैंने बता दिया, लेकिन देखते हैं। जैसे प्राचीन भारत के संदर्भ में, क्वेश्चन को एकदम प्यार से पढ़िएगा उस 2 घंटे के दौरान में, ऐसा प्यार से बनाइए जैसे कि आप उससे हिल ना पाए, मतलब पढ़ते जाए जीते जाए, पढ़ते जाए, प्यार से पढ़िए तो प्यार से आंसर निकल के आएगा। हड़बड़ाइए मत कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आपका पेपर है, दूसरे से आपका कोई मतलब नहीं, आपको 100 क्वेश्चंस मिले हुए, आप अगर 50 बनाएंगे कोई नहीं रोक पाएगा, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो खुद पे जुड़े रहिएगा। प्राचीन भारत के संदर्भ में, क्वेश्चन पहले लिखता हूं फिर इसको ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 का ही क्वेश्चन मैंने ले रखा है यहाँ पर। वैसे तो अगर बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह से करेंगे तो आपको आ जाएगा, लेकिन हाँ मुझे केवल सैंपल तक आना है ना, मेहनत तो आपको ही करना है। तो पहला इसका स्टेटमेंट था, स्तूप की संकल्पना। ठीक है, मूलतः बौद्ध संकल्पना है, ये पहला स्टेटमेंट आया था। सेकंड स्टेटमेंट था, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का, हिंदी इतनी टफ होती है कि निक्षेपागार, वो बाप रे बाप, इसीलिए तो हिंदी मीडियम वाले ना हिंदी के रह पाते ना इंग्लिश के, निक्षेपागार होता है, ज्यादा शुद्ध हिंदी आती नहीं है, इंग्लिश नहीं पढ़ा, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि दोनों लैंग्वेज आप करके चाहिए। मीडियम तो छोड़ दीजिए, आईएएस में मीडियम निरपेक्ष हो जाइए, अगर आपको यूपीएससी देना तो दोनों मीडियम मान करके चलिए, आप धोखा मत दीजिए खुद को। थर्ड जो है, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। ये 3 स्टेटमेंट दे रखा है। अब ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए है कि एक सही है, ऑप्शन बी है ओनली वन यानी केवल 1 सही है, ऑप्शन बी रखा है ओनली 2 सही है, ऑप्शन सी है में है कि 2 और 3 सही है, और ऑप्शन डी है
कि कोई भी नहीं। ठीक है, एक बार मैं ऑप्शन करेक्ट करता हूँ इंग्लिश मीडियम वाले से, ताकि मैं क्वेश्चन ही पढ़ लेता हूँ और मिसमैच ना हो जाए। विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्ध ओरिजिन। ठीक है, स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध कल्पना है, संकल्पना है। सेकंड ऑप्शन है स्तूपा वाज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रिलाइसेस। जो स्तूप है आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है, ये सेकंड ऑप्शन दे रखा है। एंड थर्ड ऑप्शन इज स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। तो ये बोल रहा है बौद्ध परंपरा के स्तूप में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। ये ऑप्शन दे रखा है, और ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन। ये दे रखा है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, कितने जो है करेक्ट दे रखा है। ठीक है, ओनली वन ठीक है, ऑप्शन मैंने ठीक लिखा है। ओनली टू केवल एक सही है, केवल दो सही है, या फिर दो और तीन दोनों सही है। और डी जो है कोई भी सही नहीं, नन ऑफ द अबव, यानी कोई भी सही नहीं। तो अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है, फिर से हमारा वही पिटारा खोलो कि ये क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। तो सबसे पहले ब्रेक डाउन क्या करना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप भर दीजिए हिस्ट्री से आया। ठीक है, ये मतलब वहां लिखना नहीं है, आपको मन में ही सोचना है। ये हिस्ट्री से आ रखा है, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए कि यहाँ पर बेसिक से है या फिर करंट अफेयर्स है, इससे रिलेटेड कोई अभी चला है क्या, चर्चा में नहीं चला है, तो ये बेसिक से है। ठीक है, हिस्ट्री से है, बेसिक से है, वन लाइनर है, वन प्लस लाइनर है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर देखो तीन स्टेटमेंट दे रखा है, तो वन प्लस लाइनर इसी को बोलेंगे, क्योंकि ज्यादा इसमें सोचना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इजी है, मीडियम है, या फिर टफ है। इजी है क्योंकि स्तूपा के बारे में लगभग समझते हैं। वो धान्य कटक जो है ऐसे लग रहा था कि गले में ही फंस रहा है, कटक टाइप का, तो वो थोड़ा सा मीडियम में चला गया था। यहाँ पर इजी लेवल का लग रहा है। ठीक है, फिर भी सोचना पड़ेगा। यूपीएससी का इजी, यानी ये मत समझ जाइए कि आंख बंद करके गोला मत आप भर दीजिएगा, क्योंकि आपका हाथ तो रहता ही, वहां पर मिटा भी नहीं सकते एसएससी वगैरह को, जो आप माउस में क्लिक करके फिर से सेलेक्ट कर सकते हो। तो अपने हाथों को कंट्रोल में रखिए, हाथों का गलत इस्तेमाल ना कीजिए, बोला भी जाता है। तो यहाँ पर देखिए इजी है, मीडियम इजी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यस और नो, या फिर मार्क एंड रिव्यू। ठीक है, यस वाई एन एम, ये करना पड़ता है, वाई एन एम यस, तो यस ही करेंगे। ऐसे क्वेश्चन तो आपको यूपीएससी अगर दे रहे हैं तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो अब प्राचीन भारत देख लीजिए, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप खुद एनालिसिस कर लीजिए कि हिस्ट्री मैंने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है। हिस्ट्री पढ़ रखा है, प्राचीन भारत पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, पढ़ रखा है, बेसिक पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है, पढ़ रखा है। तो यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म का स्तूप के बारे में पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रहा, तब आप इस अंदर जाइए गेट के, अदरवाइज इस गेट से ही बाहर चले जाइए। क्वेश्चन क्या होता है, एक एक गेट होता है, एक से लेके 100 क्वेश्चन जो है गेट है, 1 2 3 4। इसके सामने ही देख लीजिए कि आपको अंदर घुसना है नहीं घुसना है, क्योंकि घर घर में जाएंगे। अगर वो बोलते हैं ना कि बिजनेस भी अगर आपको करना है तो हर घर में जाते जाएंगे, आपको पहले ही अंदाजा लगा रखना है, उसके बाहर से देख करके उसके घर में आपके प्रोडक्ट की जरूरत है या नहीं है। सेम यहाँ पर जब आप 100 घर में जाएंगे, पहले क्वेश्चन के गेट में ही देख लीजिए। गेट क्या होता है, ये गेट होता है कि आप इस गेट में देखिए कि प्राचीन भारत आपका स्ट्रांग है नहीं है, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। जाना चाहिए तो एक स्टेप आगे बढ़िए, फिर आप देखिए कि हाँ भाई वो जो गेस्ट रूम रहता है वहां कैसा है, फिर जाकर देखिए, तब जाकर के तिजोरी, तिजोरी ये होती है, वहां पर आप जाइए और बोलिए कि हाँ भाई अब मुझे ये दीजिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पर चुराना होगा सच आंसर। चुराना तो नहीं बोल सकते, लेकिन इस तरह से आपको जो मेन रूम रहेगा वहां तक जाना है। तो मेन रूम जाने के लिए पहले आप घर पर ही डिसाइड कर लीजिए। तो गेट पे देखिए प्राचीन भारत, और मैंने पहले यहाँ पर डिसाइड करने के लिए क्राइटेरिया बता रखा है कि किस तरह से क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये बोला है प्राचीन भारत के संदर्भ में, मैंने एंशिएंट इंडिया के विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। अभी विचार सोचिए, सोचना ही पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो देखिए स्तूप के बारे में बोला, ये भी स्तूप बोला, स्तूप बोला। तो अब स्तूप पे फोकस कीजिए कि स्तूप क्या था। हम बचपन से ही सुनते आए स्तूप, ऐसा नहीं कि पढ़ने एक साल पढ़ा है। जो यूपीएससी का क्वेश्चन होता है ना, यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है कि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट क्यों लगता है, क्योंकि बेसिक से आपने क्या सीख के आया, कुछ बाहर से क्या सीखा है, अंदर से क्या सीखा है, सब कुछ उस एग्जाम के क्वेश्चन में लगेगा। तो स्तूपा के बारे में तो हम जानते हैं कि कोई भी अवशेष होता है, जैसे बुद्ध के बारे में सुने, बुद्ध जी के बारे में कि स्तूप ही रखा गया था, समाधि बनती है या फिर मजार बनता है, सब में स्तूप ही रहता है, तो स्तूप वही था। तो ये बोला गया स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, मूलतः यानी ओरिजिनली, कि यहीं से ओरिजिन हुआ था। ये क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार, यानी निक्षेपागार ने बताया था रिपोजिटरी, रिपोजिटरी यानी वहां रखा जाता है। ठीक है, उसको निक्षेपागार कहते हैं, रखा जाता है नॉर्मल हिंदी, निक्षेपागार शुद्ध हिंदी, रिपोजिटरी ये हो जाएगा आपका इंग्लिश। तो ये होता है। थर्ड बोला जा रहा है बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। तो तीनों स्टेटमेंट स्तूप के बारे में ये भी हमको पता चल गया, बौद्ध धर्म, प्राचीन भारत, बौद्ध धर्म से स्तूप। अब स्तूप के बारे में पहला एलिमिनेशन करना चालू कीजिए।
स्तूप की कल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। मूलतः यानी क्या होता है कि इन्होंने ही कॉन्सेप्ट दिया था बौद्ध धर्म ने। जबकि आप देखेंगे, आपने पढ़ा होगा, हल्का फुल्का ही पढ़ा होगा, मतलब देखिए बिना पढ़े कैसे इसको बनाएंगे क्वेश्चंस को, बिना अगर आपको नॉलेज नहीं है तो भी सिक्स सेंस है। हमने देखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहीं कहीं देखा गया कि शवों को दफनाने का जगह था और कहीं कहीं शवों को जलाने की भी प्रथा थी। और वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर भी स्तूप बनते थे, टेम्पल्स भी बनते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर स्तूप का भी वर्णन आया है कि कभी कभी देखेंगे कुत्ते को भी उनके साथ दफना दिया गया या अवशेष को रख करके उसके लिए यादगार के रूप में स्तूप बना दिया गया, उसी पर लोग आते जाते थे। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे शव को गड़ा दिए और उसके बाद उसका अभी भी आज भी देखेंगे कि खेतों में अपने अपने एक मार्क चिन्ह लगा देते हैं उस रिलेटिव के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ये उस समय भी फेमस था, कब? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ही बौद्ध धर्म का ओरिजिनेशन है। तो आप देख सकते हैं मूलता तो नहीं है अगर बोलता, ये वर्ड पूरा दिक्कत कर दिया इस क्वेश्चन में। तो ये वर्ड अगर नहीं रहता तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन ये वर्ड है मूलता, यानी मूलता नहीं है, मूलता ये वैदिक एज से आया हुआ था, उसके पहले भी हो सकता है, क्योंकि उस समय जब आप देखेंगे मम्मी वमी चल रहा है तो भी क्या था, स्तूप का प्रकार ही था वो, एक प्रकार का कि उसको रख दिया और उसके ऊपर आप पूजा, उसके मेमोरी के रूप में उसको कर रहे हैं। पूजा तो नहीं बोल सकते, वो तो टेम्पल हो जाता है, लेकिन हाँ याददाश्त के लिए उसको रख देते थे। तो समझ जाइए कि ये आपका मूलतः जो है अगर डेफिनेट बोल दें तो वैदिक काल से मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्तूप की संरचना मूलतः वैदिक से जा सकता है और भी पहले जा सकता है, हमको ज्यादा पता नहीं है, लेकिन ये तो पता है कि मूलतः तो नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, पहला एलिमिनेट हो गया। दूसरा है, स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। ये करेक्ट लग रहा है। देखो स्तूप में अब सांची का स्तूप हो गया, कोई भी स्तूप होगा, बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। ठीक है, उसमें मूर्ति नहीं रखेगी, अवशेष। तो अवशेष में ऑब्वियस सी बात है कि निक्षेपागार यानी कोई ऐसा अवशेष रखा जाता है उनके बॉडी से रिलेटेड, ताकि हमको याद आते रहे। मंदिर में क्या होता है कि मंदिर में तो पूरा जीता जागता जो है उनका अवशेष नहीं होता। जैसे भगवान श्री राम का मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, अब उनका डेथ ऐसा बोला जाता है कि पहले हो जाता था, तो अवशेष नहीं रखा गया। तो डिफरेंस जो है मंदिर में और स्तूप में यही होता है। तो कुछ तो आप सोच करके भी यहां कर सकते हैं, कुछ आपके पास फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए, कुछ आपके पास फैक्चुअल नॉलेज होना चाहिए, और कुछ आपके पास कॉन्सेप्चुअल यानी खुद से आपको सोचना है। तो देख सकते हैं स्तूप में तो निक्षेपागार ही होता है। कभी आपने सुना नहीं होगा स्तूप में आप कोई मूर्ति रखी हो, वहां पर निक्षेपागार होता है। तो स्टेटमेंट जो 2 इज द करेक्ट। एंड थर्ड, बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। बौद्ध परंपरा की बात कर दिया कि बौद्ध परंपरा में, दूसरे में हो सकता है कुछ और भी हो, लेकिन बौद्ध परंपरा में संकल्प अर्पित या स्मारक, संकल्प अर्पित यानी आपको याददाश्त के रूप में स्तूप बनाया जाता था कि बुद्ध जी हमारे थे, उनका अवशेष वहां पर रहेगा, तो हम उसके थ्रू संकल्प करते हैं कि वैसा हम कोशिश करेंगे जैसा उन्होंने उपदेश दिया था। उसके लिए एक मेमोरी के रूप में, याददाश्त के रूप में, जैसे कोई किसी को गिफ्ट देता है, जुदा हो रहा है तो भाई ये लो मेरा याद आते रहेगा तो ये देख लेना। उसी तरह से बुद्ध जी जब गए थे तो काफी इन्फ्लुएंसर थे वो, अब गए होंगे उस समय, तो आप सोचिए कि पूरे इंडिया में किस तरह से शोक का माहौल रहा होगा। तो लोग अपने को सांत्वना देने के लिए कि कैसे भी करके उनको ना जाने दे, तो अवशेष को रखा और स्तूप बनाया। तो संकल्प आधारित या फिर स्मारक के रूप में संरचना होती है। तो स्टेटमेंट 3 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर देखिए ओनली 1, ये आंसर तो कट एलिमिनेट हो गया, और ये 2 और 3 सी हो गया। केवल 2 भी सही रहेगा तो भी आप गलत हो जाएंगे, और कोई नहीं तो आंसर सी इज द करेक्ट। तो देख सकते हैं अगर आपको सच पता नहीं है तो आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाइए जो आपको लग रहा है सिक्स सेंस लगा करके कि वो नहीं हो सकता। तो जो बाद में बचेगा वही ऑप्शन को आपको करेक्ट करना है। अब देखिए 2 क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे एक्सप्लेन करने के लिए कितना टाइम हो गया। तो जब आप 1 साल मेहनत कर रखे हैं, 2 साल मेहनत कर रहे हैं, इसको आपको 30 सेकंड में मैनेजमेंट करना है, 10 सेकंड में आपको गोला भरना है। ये याद रखिएगा कि 40 सेकंड आपको क्वेश्चन नहीं देना। कितना क्वेश्चन रहता है? 100 क्वेश्चन है, 100 में आपको 50 बनाना है। मिनट कितना है? 120 मिनट है, 2 घंटे का है। तो आप देखिए 50 क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, तो 50 में से अगर 1 मिनट भी देना है तो 50 मिनट हो गया। 2 मिनट दे रहे हैं तो यहाँ पर 100 मिनट हो गया। ठीक है, तो 2 मिनट ही दे सकते हैं, 2 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते। 1 मिनट ही दीजिए, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 40 सेकंड में आप मैनेजमेंट कीजिए, 20 सेकंड में आपको गोला भरना। तो इस तरह से स्मार्ट स्ट्रेटेजी देख रहे हैं कि टाइमिंग का खेल है, थोड़ा नॉलेज का खेल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट का खेल है, थोड़ा आपके बैकग्राउंड का खेल है, थोड़ा उसी दिन का खेल है, ऑन द स्पॉट। मतलब पहले क्या पढ़ा
उस दिन कैसा पेपर आ रहा है। ये सब कॉन्सेप्ट लगा करके आप गोला भरते जाइए, धीरे 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 50 तक पहुंचिए, 50 से 60, वो भी उस दिन तय कीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। इजी आ रहा है 70, मीडियम आ रहा है 60 और टफ आ रहा है तो 50 आप गोल बनाइए। धीरे धीरे आप देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा तो यस, ना तो नो, या फिर मार्क एंड रिव्यू। इस तरह से क्वेश्चन कीजिए और 50, 60, 70 इस तरह से क्वेश्चन बनाइए और प्री क्लियर कीजिए। आने वाले टाइम में हम सी सेट के बारे में करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कैसा आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, और इससे आपको बेनिफिट हो सकता है, होगा ये नहीं बोल सकते, हो सकता है। तो इस तरह से देखने के लिए देखते रहिए गुरुकुलम एकेडमी दिल्ली। थैंक यू।